हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बुनकर चैनल में। मैं नीतू, आपकी कहानी दोस्त, और आज की कहानी है वसीयत। मेरी नानी दुनिया की तमाम नानियों की तरह बहुत प्यारी और खूबसूरत कहानियाँ सुनाया करती थी। तरह तरह की प्यारी कहानियाँ, हिंदुस्तान की, अरब की, ईरान की और तुरान की। उनकी बहुत सी कहानियाँ तो मेरे जहन से निकल गईं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आज भी जहन में ताज़ा हैं। उन्हीं में से एक खूबसूरत कहानी आज मुझे याद आ रही है, जिसका नाम है नसीहत। मिस्र में एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ आज से बरसों पहले अब्दुल्ला बिन साद नाम का एक आदमी रहता था। अब्दुल्ला ऊँटों का कारोबार करता था। उसके पास बेहतरीन नस्ल के ऊँट थे, जो खरगोश की तरह सफ़ेद और बड़े गुनी थे। अब्दुल्ला अपने ऊँटों से बच्चों की तरह प्यार करता था। साल में एक बार मवेशियों के मेले में वह इन्हें बेचकर अच्छी खासी रकम कमा लेता था और फिर नए और बचे ऊँटों को पाल पोस कर उनकी संख्या बढ़ाता था। अब्दुल्ला की भले स्वभाव की पत्नी और 3 बेटे थे, और ये सब उसके कच्चे मकान में हंसी खुशी रहते थे। मकान के बाहर भी ऊँटों का बाड़ा था। उसके बहुत से सफ़ेद खूबसूरत ऊँट बाड़े में खजूर के पेड़ों के झुरमुट के नीचे जुगाली किया करते थे। वक्त गुजरता रहा। अब्दुल्ला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, और उसकी बीवी भी। एक दिन रात के खाने के वक्त अब्दुल्ला बिन साद ने अपने 3 बेटों से कहा, बच्चों, अब मेरी उम्र हो चली है। शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। अक्सर बीमार भी रहा करता हूँ। कभी भी मेरा बुलावा आ सकता है। मेरे बाद तुम तीनों अपनी माँ का ख्याल रखना और आपस में कभी झगड़ा ना करना। मेरे पास यूं तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है मैंने वसीयत कर दी है। वह वसीयत अनाज की कोठरी में रखे किसी एक घड़े में तुम्हें मिल जाएगी। फिर एक दिन वह भी आया जब सुबह होने पर अब्दुल्ला की बीवी और बेटों ने उसे बिस्तर पर मरा हुआ पाया। अब्दुल्ला खुदा का नेक बंदा था। किसी से सेवा लिए बगैर दुनिया से चला गया। बीवी बच्चे रो धोकर जब चुप हुए, अब्दुल्ला की मौत के तीसरे दिन उन्हें अपने पिता की वसीयत का ख्याल आया। बेटों ने अनाज की कोठरी के सारे घड़ों की तलाशी ली और उन्हें एक घड़े में मोम जामे में लिपटे कागजात मिले। मोम जामे को खोला तो पाया कि ये वसीयत कहाँ, ये तो नसीहत या सलाह है, जिसके जरिए अब्दुल्ला बिन साद ने अपने बेटों को कुछ इस तरह से कहा था, मेरे बच्चों, मैं तुम तीनों को यह कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ का ख्याल रखना, उन्हें अपने फैसलों में शरीक रखना। कहीं यात्रा पर जाना तो माँ को बताकर जाना। अहमद, तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी रहेगी। तुम पर माँ की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। तुम्हें अपने दोनों छोटे भाइयों मोहम्मद और मुकर्रम का ख्याल रखना होगा। अहमद, तुम बड़े हो, इसलिए परिवार में शादी ब्याह और मौत पर तुम्हारा पहुँचना ज़रूरी होगा। मुहम्मद, तुम चूँकि दोनों भाइयों के बीच में हो, इसलिए तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि तुम बड़े भाई अहमद का कहना मानो और छोटे भाई मुकर्रम से प्यार बनाए रखो। इसी के साथ माँ का कहना मानना और उनका ख्याल भी रखना अपनी जिम्मेदारी समझना। मुकर्रम, तुम सबसे छोटे हो और माँ के बहुत करीब हो, इसलिए तुम माँ की हर ज़रूरत को पूरा करना या अपने बड़े भाइयों से पूरा करवाना। तुम अपने दोनों बड़े भाइयों का सम्मान करना, क्योंकि मेरे बाद वे ही तुम्हारे बड़े हैं। बेटों ने ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ना पढ़ डाला तो हैरान होकर एक दूसरे को देखा कि बाप ने मरने से पहले जिस वसीयत की बात की थी, यह तो सिर्फ नसीहत निकली। फिर माँ ने कहा, मुझे यूँ याद आता है कि तुम्हारे पिता ने उस रात जाग कर 2 पन्ने लिखे थे और तुमने सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ा है। देखो, कहीं दूसरा पन्ना पहले पन्ने के साथ चिपका हुआ तो नहीं है।
बड़े बेटे अहमद ने कागज के कोने को मसला तो सचमुच उसके पीछे दूसरा कागज चिपका हुआ था। तीनों बेटों के चेहरे पर खुशी की लहर नजर आई। बड़े बेटे अहमद ने कहा, अरे वाह, इस पन्ने पर अब्बू की वसीयत लिखी है। मोहम्मद और मुकर्रम ने कहा, भाई जल्दी पढ़ो। अहमद ने पढ़ना शुरू किया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर यह तय करता हूँ कि मेरे मौत के बाद मेरे मकान की पूरी मलकियत मेरी बीवी रुकैया खातून की होगी और उन्हें यह हक होगा कि वे इस मकान को अपने पास रखें या फिर अपने बेटों में बांट दें या बेच दें। ये सारा हक मेरी बीवी के ही होंगे। मेरे पास एक मकान के अलावा कोई दूसरी संपत्ति नहीं है, इसलिए मेरी मौत के बाद मेरे जो भी ऊँट होंगे वो मेरी बीवी और बच्चों में इस तरह से बांटे जाएंगे। जो सबसे सेहतमंद और खूबसूरत ऊँट होगा वो मेरी बीवी के हिस्से में जाएगा। उसके बाद तमाम ऊँट तीनों बच्चों में इस तरह बांटे जाएंगे। बड़े बेटे अहमद के हिस्से में माँ को एक ऊँट देने के बाद बाकी बचे ऊँटों में आधे मिलेंगे। दूसरे बेटे मोहम्मद को सारे ऊँटों में से 1/3 ऊँट मिलेंगे और तीसरे बेटे के हिस्से में तमाम ऊँटों में से 1/9 ऊँट आएंगे। अब्दुल्ला बिन साद की मौत के वक्त 18 ऊँट मौजूद थे। पहला सेहतमंद और खूबसूरत ऊँट माँ के हिस्से में आया। इसके बाद बचे 17 ऊँट। अहमद ने अपने आधे ऊँट मांगे। 17 के आधे का कोई हिसाब नहीं बन रहा था कि आधा ऊँट कहाँ से लाया जाए। इस तरह मोहम्मद के 17 ऊँटों के 1/3 और मुकर्रम के 1/9 को भी बांटना संभव नहीं था। तीनों भाई अड़ गए कि मैं अपने हिस्से के पूरे ऊँट लूँगा। तीनों में कोई पीछे हटने को राजी ना हुआ तो माँ बोली कि पिता को गए अभी थोड़ा समय भी नहीं हुआ, पर तुम लोग आपस में दुश्मन बन बैठे। अरे नादानो, चलो मैं अपना ऊँट तुम तीनों को दे देती हूँ। अब बताओ कुल कितने ऊँट हुए? तीनों ने कहा 18। माँ ने कहा, बिल्कुल ठीक। अहमद, तुम बड़े हो, वसीयत के मुताबिक तुम्हें आधा ऊँट दिए जाते हैं। 9 ऊँट तुम्हारे हिस्से में आए। मोहम्मद, वसीयत के मुताबिक तुम्हें 1/3 ऊँट मिलने चाहिए। लो, 18 का 1/3 हुआ 6। ये 6 ऊँट तुम्हारे हुए। और मुकर्रम, तुम्हारे पिता की वसीयत के मुताबिक तुम्हें तमाम ऊँटों में से 1/9 ऊँट मिलने चाहिए। तुम्हारे हिस्से में 18 ऊँटों में से 1/9 यानी 2 ऊँट आए। माँ ने कहा कि अब तो हिसाब पूरा हो गया। अहमद ने कहा, हाँ माँ, मुझे मिले 9, मोहम्मद को मिले 6 और मुकर्रम को 2। अरे वाह, ये तो सब मिलाकर 17 हुए, यानी 1 ऊँट जो आपका था वो आपका ही रहा। माँ ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत बुद्धिमान थे और न्याय प्रिय भी थे।